रहस्य की परत एक के बाद एक खुलनी शुरू हो गई। लगभग 10 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद जब ट्रेवर बोरमैन ने सारी कड़ियों को एक साथ मिलाया तो मोसाद से जुड़े कई राज पर्दाफाश होने लगे और साथ ही एक खुफिया एजेंट का हैरत अंगेज कारनामा दुनिया के सामने खुलकर आने लगा। ट्रेवर बोरमैन के मुताबिक बेन ज़ाइगेर दरअसल एक महत्वपूर्ण यहूदी परिवार से ताल्लुक रखता था और उसका जन्म ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में 1976 के दौरान हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे और एक यहूदी परिवार से ताल्लुक रखने के कारण उसे दोहरी नागरिकता हासिल थी। ये बात गौरतलब है कि वो ऑस्ट्रेलिया में बेन अलेन और बेंजामिन बारोस के नाम से भी जाना जाता था। अपनी मौत से तकरीबन 14 साल पहले बेन ज़ाइगेर इजराइल आकर रहने लगा था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसने इजरायली डिफेंस फोर्स की ट्रेनिंग खत्म करने के बाद सन 2000 के दौरान मोसाद ज्वाइन कर ली थी। कहा जाता है मोसाद ज्वाइन करने के साथ ही उसने अपने आप को कवर अप करने के लिए एक लॉ फर्म में नौकरी कर ली ताकि दुनिया को उसकी असलियत का कोई पता न चल पाए। सन 2009 के दौरान बेन ज़ाइगेर एक MBA डिग्री हासिल करने के बहाने ऑस्ट्रेलिया आ गया था, लेकिन इसके पीछे का मुख्य कारण शायद मोसाद के लिए खुफियागिरी करना था। बेन ज़ाइगेर का अचानक ऑस्ट्रेलिया आना ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन SEO को अखरा और उन्होंने उससे पूछताछ की। ट्रेवर बोरमैन के मुताबिक अपने ऑस्ट्रेलिया निवास के दौरान बेन ज़ाइगेर ने ईरान, सीरिया और लेबनान की यात्राएं भी की, लेकिन अपने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट के साथ। ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटी की पूछताछ के बाद बेन ज़ाइगेर शायद सतर्क हो गया था और अपनी असली पहचान छुपाने के मकसद से उसने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट का इस्तेमाल कर मोसाद के लिए काम करना जारी रखा। ज़ाइगेर ने ईरान, सीरिया और लेबनान की यात्राएं भी मोसाद के लिए ही की, क्योंकि एक इजरायली नागरिक को इन देशों की यात्रा करने की अनुमति नहीं मिल सकती थी। जर्मन न्यूज पत्रिका डेर स्पाइगल के मुताबिक बेन ज़ाइगेर ने अपनी पहचान छिपाने के उद्देश्य से एक के बाद एक कई यूरोपीय कंपनियों में नौकरी भी की ताकि मिडिल ईस्ट के देशों में बेरोक टोक आया जाया जा सके। अब ये कयास लगाया जाता है कि बेन ज़ाइगेर को ये नौकरी मोसाद के इशारे पर ही कंपनियों ने दी थी। डेर स्पाइगल आगे ये लिखता है कि बेन ज़ाइगेर अपने मिशन में कामयाब न हो सका और मोसाद की नजर में वो एक बेकार खुफिया एजेंट साबित हुआ। सन 2007 के दौरान उसे मोसाद से निकाल दिया गया और 2008 के दौरान बेन ज़ाइगेर ऑस्ट्रेलिया वापस आ गया। अब ऑस्ट्रेलिया की धरती पर रहना बेन ज़ाइगेर के लिए आसान न था। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की नजर उस पर लगातार बनी हुई थी। इसी बीच जेसन नामक एक ऑस्ट्रेलियाई न्यूज रिपोर्टर को यह पता चला कि ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस को एक दोहरी नागरिकता वाले ऐसे शख्स की तलाश है जो कि मोसाद के लिए काम कर रहा है। जेसन के द्वारा जुटाई गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक बेन ज़ाइगेर ने अपनी मिडिल ईस्ट यात्रा के दौरान एक कंपनी के माध्यम से ईरान को खराब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की आपूर्ति भी की थी ताकि वहां चल रहे एटॉमिक रिसर्च को नुकसान पहुंचाया जा सके। चाहे जो भी हो, बेन ज़ाइगेर मोसाद की नजर में एक बेकार खुफिया एजेंट साबित हुआ था और उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। लेकिन इससे उसकी परेशानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब वो ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की नजर में था। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ने बेन ज़ाइगेर को वैध तरीके से ऑस्ट्रेलिया पासपोर्ट के गलत इस्तेमाल के लिए उसे गिरफ्तार करने की फिराक में थी। ज़ाइगेर के लिए रास्ते बंद हो चुके थे।
अब उसके पास इजराइल लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। लिहाजा मोसाद में वापसी के लिए उसने मोसाद के नंबर 1 दुश्मन हिजबुल्लाह को अपने पास मौजूद जानकारियां देनी शुरू कर दी थी। ज़ाइगेर को विश्वास था कि उसके इस कारनामे से मोसाद में खलबली मच जाएगी और मजबूरन मोसाद को ज़ाइगेर को वापस लेना पड़ेगा। बेन ज़ाइगेर के लिए मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली थी। उसे विश्वास था कि हिजबुल्लाह के लोग उसकी इंफॉर्मेशन से खुश होंगे और उन्हें मोसाद के लिए काम करने के लिए राजी कर लेगा। बेन ज़ाइगेर ये सोच रहा था कि उसकी ये कामयाबी से मोसाद खुश होगा और उसकी वापसी फिर वहां हो जाएगी। बेन ज़ाइगेर की सोच के विपरीत हिजबुल्लाह के लोगों ने उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन अपने बेरूत स्थित हेडक्वार्टर पहुंचा दी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस को यह सूचना मिली कि उसका कोई नागरिक मोसाद के लिए काम कर रहा है। इस घटना के बाद इजराइल के तेल अबीब शहर में स्थित मोसाद के मुख्यालय में खलबली मच गई, क्योंकि एक बार फिर देश राजनीतिक संकट से घिरने वाला था। एक कुवैती समाचार पत्रिका के मुताबिक बेन ज़ाइगेर दुबई के सरकारी ऑफिसर्स के संपर्क में था और वो उन्हें उन सारे मोसाद एजेंट्स के नाम मुहैया कराने वाला था जो कि महमूद अल मबूह के हत्याकांड में शामिल थे। समाचार पत्रिका के मुताबिक बेन ज़ाइगेर को इसके एवज में दुबई में शरण मिलने वाली थी। कहा जाता है कि इसी बीच मोसाद के एजेंट्स बेन ज़ाइगेर को अगवा कर इजराइल ले जाते हैं ताकि ये खतरनाक खुलासे रुक सके। कुछ तो है में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या हश्र हुआ बेन ज़ाइगेर का और आखिर क्यों इजरायली सरकार आखिर तक उसके अस्तित्व को नकारती रही। रहस्य की इस दास्तान में बाकी हैं अभी बहुत से खुलासे। बने रहिए हमारे साथ। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों में तुम्हें कभी हो न होंगे जो। भूली बिसरी गीत देखना ना भूली। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टारियम वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड,
केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बोटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बेटा पटना बिहार। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं बेनाम कैदी। बेन ज़ाइगेर मोसाद के लिए खतरा बन चुका था। इजरायली हुक्मरानों को इस बात का डर सता रहा था कि अगर मोसाद के सारे सीक्रेट्स ज़ाइगेर ने मिडिल ईस्ट कंट्रीज को दे दिए तो एक बार फिर युद्ध के बादल मंडरा सकते हैं। ऑपरेशन सुसाना जैसे हालात एक बार फिर पैदा हो गए थे और इनसे निपटने का महज एक ही तरीका था और वो था ज़ाइगेर का खात्मा। मोसाद चाहे तो बेन ज़ाइगर को कहीं भी खत्म कर सकते थे, लेकिन उसके ऑस्ट्रेलियाई मूल का होना आड़े आ रहा था। लिहाजा उसके एजेंटों ने उसे अगवा कर लिया। ये बात गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन को इस मसले पर अंधकार में ही रखा गया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स आने के बाद जब उनके द्वारा कूटनीतिक माध्यम से इजराइल से जब इस मसले पर बात की गई तो राजनीतिक संकट खड़े हो गए। बेन ज़ाइगेर का मसला संगीन था। गौर से देखा जाए तो मोसाद अपने लाभ के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा था। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई मूल के बेन ज़ाइगर आसानी से अपने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट के साथ उन देशों में जा सकता था जहां यहूदी मूल के लोग प्रतिबंधित थे और इसी का फायदा मोसाद उठा रहा था। बेन ज़ाइगर की हरकतों से ऑस्ट्रेलिया राजनीतिक संकट में घिर सकता था, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को होता। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को इस मसले पर अंधकार में ही रखा गया, लेकिन जब मीडिया में इस वाकये का खुलासा हुआ तो चारों तरफ सनसनी फैल गई। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने तुरंत इस घटना को संज्ञान में लेते हुए बेन ज़ाइगर की सुरक्षा की मांग इजराइल से कर डाली। मोसाद के लिए हालात गंभीर हो उठे थे। मोसाद के लोग अब जल्द से जल्द बेन ज़ाइगर से इंफॉर्मेशन को निकालने की फिराक में थे। लिहाजा रमला में स्थित हाई सिक्योरिटी प्रिजन आयालोन ही सबसे उपयुक्त माना गया। हाई सिक्योरिटी प्रिजन आयालोन में उन कैदियों को रखा जाता है जो इजराइल की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं। यहाँ की खास बात यह है कि हर कैदी की सेल में एक कैमरा लगा होता है और 24 घंटे उसकी निगरानी होती रहती है। दरअसल ज़ाइगेर का मसला बेहद गंभीर था और इससे यहूदी समाज में अव्यवस्था फैल सकती थी। लिहाजा इजरायली सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम पर मीडिया ब्लैकआउट का फरमान जारी कर दिया, लेकिन ग्लोबल मीडिया को आखिर कौन रोक सकता था। एबीसी के रिपोर्टर ट्रेवर बोरमन ने जब इस घटना की जांच पड़ताल शुरू की तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई और एक बार फिर इजरायली सरकार के पास ज़ाइगेर को मार गिराने के अलावा कोई चारा न बचा। हाई सिक्योरिटी प्रिजन आयालोन में बेन ज़ाइगर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक मोसाद ने उससे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए 3rd डिग्री का भी भरपूर इस्तेमाल किया था। एक इजरायली नागरिक की उसी के देश में खुफिया एजेंसी जान लेने पर आमादा थी। दस्तावेजों के मुताबिक बेन ज़ाइगर की मौत 15 दिसंबर 2010 के दिन हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अपने ही सेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी मौत के बाद ये सवाल उठा कि आयालोन कारागार में जहां 24 घंटे किसी भी कैदी की निगरानी कैमरों से की जाती है, तो ऐसे में उसने फांसी लगाई तो लगाई कैसे? एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोसाद के पास बेन ज़ाइगर को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ ऑस्ट्रेलियाई कानूनी चक्कर और दूसरी तरफ सिविल राइट्स के दांव पेच, और ऐसे में उसे आजाद करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता न था। ये बात चौंकाने वाली ही है कि बेन ज़ाइगर का नाम मोसाद ने आयालोन कारागार के रजिस्टर में कहीं दर्ज नहीं करवाया था।
वो तो बस एक बेनाम कैदी की हैसियत से वहां बंद था। बेन ज़ाइगर की दास्तान हमें खुफिया तंत्र की उस खौफनाक दुनिया से रूबरू करवाती है जो बेहद संगीन है। एक खुफिया एजेंट की जिंदगी महज उसकी सफलता पर निर्भर करती है और ऐसे में देश प्रेम का जज्बा कहीं पीछे छूट जाता है। मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी इसलिए माना जाता है क्योंकि वक्त पड़ने पर ये लोग अपनों की भी हत्या करने से नहीं चूकते और फिर ऐसे में दुश्मन को माफी। तो फिर यह कहना गलत नहीं होगा कि मोसाद का मतलब मौत। कुछ तो है में आज बस इतना ही। रहस्य की एक नई दास्तान के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म, जब हैवानियत के तूफान में करा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Pearls Infrastructure, touching hearts, building confidence. बिहार भाजपा में आपसी घमासान, हरेंद्र प्रताप ने नेतृत्व के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा सूबे के नेताओं को पार्टी नहीं सत्ता की चिंता। पूरी हो चुकी है सूबे में सत्ताधारी गठबंधन की आयु, वृषण पटेल का बयान, भाजपा जदयू के पास अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं। जदयू से रिश्तों पर विचार के लिए दिल्ली में भाजपा कोर ग्रुप की अहम बैठक, गठबंधन के भविष्य पर ठोस निर्णय की संभावना। केंद्र ने नीतीश को फिर फेंका चारा, सूबे को मिल सकती है 12,000 करोड़ की विशेष सहायता, शाम को CCEA की बैठक में फैसले की उम्मीद। और सियासी गहमागहमी के बीच सफारी पर निकले सीएम नीतीश कुमार, 3 दिनों तक पश्चिम चंपारण के दोन इलाके का करेंगे भ्रमण। नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले खबर बिहार में जारी सियासी घमासान की। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर लगता है सूबे में 17 सालों से जारी एनडीए गठबंधन अंतिम दौर में पहुंच चुका है और अब इसकी महज औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। आज सरकार में मंत्री और वरिष्ठ जदयू नेता वृषण पटेल ने साफ शब्दों में कह दिया है कि बिहार में एनडीए गठबंधन अपनी आयु पूरी कर चुका है और अब इसकी अंतिम क्रिया ही बची है। पटेल ने कहा कि भाजपा के पास नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है और ऐसी हालत में जदयू के पास गठबंधन से अलग होने के अलावा कोई चारा नहीं है। लीडर का ये स्टैंड है कि भाई वैसा व्यक्ति जिस पर कॉमनल होने का आरोप हो और जो अपने जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनको साथ ले चलने की क्षमता नहीं हो, हम उनका लीडरशिप कबूल नहीं करेंगे। और दूसरी ओर जो हमारे सहयोगी हैं वो एडमेंट है कि हम उन्हीं को लीडर बनाएंगे, तो आप जरा आप ही से हम पूछते हैं उसमें स्थिति क्या है। तब तो मुझको लगता है कि जो स्थिति बन गई है तो गठबंधन की आयु लगता है कि समाप्त हो गई और गठबंधन अब मरने वाला है।
तो मरने के बाद जो क्रियाक्रम जो होना है वही सब अब होना है, अब उसके आगे क्या होना है। वहीं जदयू और भाजपा के बीच बढ़ती तल्खी के बीच आज शाम 3 बजे नई दिल्ली में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक होगी। इस बैठक में जदयू के साथ भाजपा के रिश्तों पर चर्चा होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के नेतृत्व में होने वाली इस बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता इसमें हिस्सा लेंगे। इस बैठक में इस नेताओं में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे और सीपी ठाकुर समेत कई नेता शामिल हैं। नरेंद्र मोदी पर नीतीश कुमार के हमले के बाद बिहार भाजपा के तेवर काफी सख्त हैं। उधर जदयू के कई नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि भाजपा और जदयू गठबंधन का अंतिम समय आ गया है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को सारी बातों की जानकारी है और जो कुछ हुआ है हम मानते हैं कि गठबंधन को मजबूत करने वाली बातें होनी चाहिए, कमजोर करने वाली नहीं होनी चाहिए। और राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ आज हम सब लोग बैठेंगे तो जब आगे लोकसभा चुनाव की तैयारी की चर्चा होगी तो हम चर्चा करेंगे। और जब गठबंधन की जो भी बातें होती हैं वो केंद्रीय नेतृत्व, पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको तय करता है। पार्टी से जो बातें होंगी तो हम लोग करेंगे। तो बयानबाजियों का दौर जारी। आपको बता दें कि कड़े शब्दों का अब इस्तेमाल किया जाने लगा है। जदयू तो अब ये कह रही है कि गठबंधन अब ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता है क्योंकि भाजपा के पास पीएम पद के उम्मीदवार के लिए नरेंद्र मोदी का कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में जदयू गठबंधन से अलग होने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। बयानबाजी लगातार हो रही है और ये जो तल्खी है वो अब 17 सालों की इस गठबंधन पर भारी पड़ती नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि इन बयानबाजियों के बीच आज भाजपा की एक बैठक भी होने वाली है जिसमें जदयू के साथ जो रिश्ते हैं उस पर चर्चा की जाएगी। जदयू और भाजपा के बीच बढ़ती तल्खी के बीच ये आज शाम को 3 बजे ये बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक होगी। जैसे कि आपको तो फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से भाजपा और जदयू के बीच तल्खी बढ़ी है उसके बाद नई दिल्ली में भाजपा कोर ग्रुप की यह बैठक बुलाई जा रही है जिस पर जदयू के साथ भाजपा के रिश्तों पर चर्चा होगी। बात करते हैं अपने दिल्ली संवाददाता दिवाकर से। दिवाकर, 3 बजे के करीब यह बैठक होनी है लेकिन जदयू के जो शब्द हैं वो काफी कड़े हो चुके हैं। वो ये कह रही है कि गठबंधन रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब गठबंधन टूट के कगार पर पहुंच गई है। लेकिन भाजपा अब भी कहीं न कहीं उम्मीद बांधे बैठी है और यही वजह है कि ये बैठक बुलाई गई है जिसमें रिश्तों पर चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल मोनिका, जेडीयू और भाजपा के बीच जो बयानबाजी की तल्खियां हैं उसको देखने के बाद तो यही लगता है कि इस गठबंधन में सब कुछ सामान्य नहीं है। लेकिन अगर बात करें भाजपा के नेताओं की तो भाजपा के नेता अब भी कह रहे हैं कि भाजपा जदयू का जो संबंध है वो सामान्य है। लेकिन जो मोदी को लेकर बातचीत है, मोदी का भी साथ साथ बचाव कर रहे हैं भाजपा के नेता। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह की बात करें, राजनाथ सिंह लगातार कह रहे हैं कि जदयू भाजपा गठबंधन दोनों ही बेहतर संबंधों के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे, एक साथ होंगे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की बात की जाती है तो वो अब भी कहते हैं कि वो पार्टी के सेकुलर नेता हैं, जिसको लेकर जदयू लगातार कहती है कि उनकी जो सेकुलर और कम्युनल का मुद्दा है उसको लेकर सवाल खड़े करती है नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को पर। लेकिन भाजपा के नेताओं द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी उनके सबसे पॉपुलर नेता हैं और उनका जो भी नेता है वो सेकुलर है। तो कहीं न कहीं भाजपा और जदयू का जो संबंध है वो अपने आखिरी दौर में है। और आज जब बीजेपी भाजपा के कोर कमेटी की बैठक होगी तो इन तमाम इश्यूज पर चर्चा की जाएगी, जैसा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जदयू भाजपा को गठबंधन के साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। साथ ही अगर बीजेपी अकेले लड़ती है तो उसकी किस तरीके की तैयारियां हैं, 22 लोकसभा सीटों पर किस तरीके की तैयारियां हैं, इन तमाम चीजों की समीक्षा होगी। और उसके बाद ही कुछ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर या आगे के विधानसभा चुनाव होंगे, उसके मद्देनजर पार्टी अपनी रणनीति तय करेगी। जी
दिवाकर, इसके अलावा अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा के अंदर से भी अब जो विरोध के स्वर हैं वो उठने लगे हैं। हरेंद्र प्रताप का ये बयान आया है, वो कह रहे हैं कि खून के घूंट पीकर उन्होंने 7 साल तक ये जो गठबंधन है उसमें वो रहे हैं और कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सुशील मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें सत्ता का लालच है। ऐसे में क्या भाजपा के लिए जो आने वाला वक्त है वो थोड़ा मुश्किल होता नजर आ रहा है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। ऐसे में बिहार में किस तरह से उसका भविष्य अब नजर आ रहा है? मोनिका, बीजेपी के ज्यादातर नेता नीतीश कुमार और जदयू को लेकर नाराज है। नीतीश कुमार और जदयू के जिस तरीके से उनके सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को लेकर बयानबाजी रही है, उसको लेकर नाराज है। और भाजपा के अंदर जिन नेताओं की जदयू के प्रति सहानुभूति है या जदयू के प्रति नशीला रवैया है, उसको भी निशाने पर ले रहे हैं। उसमें मेन सुशील मोदी का नाम आता है। सुशील मोदी को लेकर लगातार बिहार भाजपा के नेताओं में नाराजगी रही है, उनके कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते रहे हैं। कई बार जो बिहार भाजपा के नेता रहे हैं वो केंद्रीय आला कमान से उनकी शिकायत दर्ज कराते रहे हैं। और पिछले दिनों भी जब दिल्ली दौरे पे थे तो कुछ नेताओं की ये राय थी कि सुशील मोदी जिस तरीके से पूरी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के लिए दिवाकर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे संवाददाता दिवाकर तमाम जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि फिलहाल जिस तरह से तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है और अब जदयू की तरफ से कड़े शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि इन सबके बीच जदयू और भाजपा के बीच जो बढ़ती तल्खी है उस पर आज 3 बजे के करीब नई दिल्ली में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक होगी और जो जदयू के साथ भाजपा के रिश्ते हैं उस पर चर्चा की जाएगी। कहीं न कहीं भाजपा अब भी उम्मीद पाले बैठी है कि थोड़ा बहुत, लेकिन स्थिति जो है वो थोड़ी सामान्य हो सकती है, लेकिन जदयू जो है वो अब गठबंधन में रहने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि नीतीश फैक्टर का असर बिहार भाजपा पर भी दिख रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हरेंद्र प्रताप ने सुशील मोदी का नाम लिए बगैर बिहार प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि वे 7 साल से खून का घूंट पीकर रह रहे हैं और सूबे के नेताओं को पार्टी की बजाय सत्ता की फिक्र है। और इसलिए अभी तो मैं आज इतना ही कहूंगा, जिस तरह से समाचार पत्र और पेपर में देख रहा हूं उसमें मुझे यही कहना है कि बिहार भाजपा का नेतृत्व 100 जूता भी खाएगा और 100 प्याज भी खाएगा। हमारा कहना है कि नीतीश कुमार को दोष देना ये गलत है। उसको जो कहना है, उनको जो करना है वो कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप समाज के सामने क्या कर रहे हैं, ये आपको लोग देख रहे हैं। और इसलिए मैं इतने ही आज कहूंगा कि बिहार भाजपा 100 जूते भी खाएगी और 100 प्याज भी खाएगी। तो सुना आपने हरेंद्र प्रताप के बयान को। चलिए इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे अपने बिहार ब्यूरो चीफ कुमार प्रबोध से। प्रबोध, पहले जदयू और भाजपा के बीच लगातार बयानबाजी हो रही थी, लग रहा है कि गठबंधन ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, लेकिन हरेंद्र प्रताप ये क्या कुछ कह रहे हैं, वो तो सीधे अब अप्रत्यक्ष रूप से सुशील मोदी पर ही निशाना साध रहे हैं। जी यकीनन, और देखिए सुशील मोदी पर सवाल पहले भी उठते रहे। सुशील मोदी और नंदकिशोर यादव ये 2 बड़े नेता हैं जिनके हाथों में बीजेपी, बिहार बीजेपी के समाज से, और जो तमाम दूसरे नेता हैं वो ये आरोप लगाते रहे हैं कि उनके कारण ही वो लगातार नीतीश कुमार के सामने पार्टी के हितों को गिरवी रखते रहे या पार्टी के हितों के ख्याल किए बगैर नीतीश कुमार की हाँ में हाँ मिलाते रहे, और इसी कारण ये दुर्दशा, ये स्थिति पार्टी को झेलनी पड़ी। तो हरेंद्र प्रताप वैसे ही नेताओं को जो बीजेपी के का एक बड़ा सत्ता है उसको जुबान दे रहे हैं, उसकी बात कह रहे हैं। और इनकी अपनी भी, हरेंद्र प्रताप की अपनी भी नाराजगी रही है जिस तरीके से ये काफी सीनियर लीडर रहे हैं बीजेपी के, बिहार बीजेपी के प्रभारी संगठन महामंत्री भी रहे हैं, और इनको जिस तरीके से इनकी उपेक्षा हुई वो हरेंद्र प्रताप आज उनकी जुबान खुल रही है, आज वो बोल रहे हैं। हालांकि आज भी वो नाम पूरा सही तरीके से नहीं बोल रहे हैं कि आखिर कौन लोग इस दुर्दशा के लिए जिम्मेवार है, वो बता रहे हैं कि हम समय आने पर बताएंगे। लेकिन जब जदयू से जेडीयू से तालमेल जो है वो आखिरी दौर में पहुंच गया है तो बीजेपी के अंदर ये घमासान मचना स्वाभाविक है कि आखिर एक तरफा जो गठबंधन बिहार में चलता रहा, जो नीतीश कुमार चाहते रहे वही होता रहा, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। ये बातें अब उठेंगी और उठने लगी है, आगे भी उठेंगी कि ट्रांसफर पोस्टिंग सब नीतीश कुमार की मर्जी से होता रहा, सारे फैसले नीतीश कुमार की मर्जी से होते रहे, और भाजपा एक साइलेंट पार्टनर की तरह चुपचाप बैठी रही यहाँ पर, जो नीतीश कुमार कहते रहे वही करती रही।
तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये सब बातें उतनी स्वाभाविक थी और ये बातें उठने लगी है। आज राजनाथ सिंह बैठक करने वाले और उससे पहले ये सवाल हरेंद्र प्रताप ने उठाया है, तो ये बड़ा सवाल है और स्वाभाविक तौर पर आज की बैठक में भी इस पर चर्चा हो। जी प्रबोध, ऐसे में जो ये तमाम चीजें हैं, बयानबाजियों का दौर जारी है, भाजपा के अंदर भी कई नेता सुशील मोदी से नाराज चल रहे हैं, जदयू भाजपा के बीच तल्खी बढ़ी हुई है, ये तमाम चीजें आखिर बिहार में जो राजनीति की ऊहापोह है, जो गर्मा